प्यारे बच्चों, आज का विषय है परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। आइए रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने एक पतले स्वर्णपत्र पर उच्च गतिज ऊर्जा वाले अल्फा कणों को आपतित कराकर विभिन्न दिशा में प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों का अध्ययन एक प्रस्फुर गणित्र सिंटिलेशन काउंटर की सहायता से किया एवं महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किए। यहाँ एक चित्र प्रदर्शित है जिसमें बहुत सारे अल्फा कण स्वर्णपत्र की ओर अग्रसर हैं। इसमें परमाणु प्रदर्शित हैं और अल्फा कणों का स्वर्णपत्र के पार होने पर पथ प्रदर्शित है। प्रयोग से निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए स्वर्णपत्र को पार कर जाते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला होता है। नंबर 2, कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। किसी कोण थीटा से विचलित अल्फा कणों की संख्या n प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2 होती है। इससे निष्कर्ष प्राप्त होता है कि बड़े कोण से विचलित थीटा कणों अल्फा कणों की संख्या बहुत ही कम है, अर्थात परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। लगभग 20,000 आपतित अल्फा कणों में से केवल एक ही अल्फा कण ऐसा प्राप्त होता है जो 90 अंश से अधिक कोण से प्रकीर्णित होकर वापस लौट आता है, अर्थात नाभिक का आकार परमाणु के आकार जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻10 मीटर होती है की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होता है। गणना द्वारा नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻15 मीटर के कोटि की प्राप्त हुई, जो परमाणु की त्रिज्या का 10,000वां भाग है। जो कण नाभिक के जितना ही पास पहुंचता है वह उतने ही बड़े कोण से विक्षेपित होता है, अर्थात उस पर प्रतिकर्षण बल उतना ही अधिक लगता है। विभिन्न कोणों पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की गणना से पता चला कि विक्षेप कूलाम के नियम के अनुसार है, अर्थात कूलाम का नियम परमाणुवीय दूरियों के लिए भी लागू रहता है। विभिन्न धातुओं के पत्रों पर आपतित अल्फा कणों के एक निश्चित दिशा में विचलित होने वाली संख्या भिन्न भिन्न प्राप्त होती है, जिससे यह पता चलता है कि विभिन्न धातुओं के नाभिकों में धन आवेश का परिमाण भिन्न भिन्न होता है। नाभिक के आकार का आकलन। तीव्रगामी अल्फा कण जब नाभिक की ओर बढ़ता है तो नाभिक के धनावेश के वैद्युत प्रतिकर्षण बल के कारण उसकी गतिज ऊर्जा क्रमशः स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती जाती है। यदि नाभिक पर आवेश Ze एवं अल्फा कण पर आवेश 2e तथा अल्फा कण के
नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी r0 हो तो अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/4πε0 ZE इंटू 2E अपान r0 होगी। यदि अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा k हो तो k इक्वल टू 1/4πε0 2ZE² अपान r0 या r0 इक्वल टू 1/4πε0 2ZE² अपान k होगा। स्वर्ण के लिए परमाणु क्रमांक Z इक्वल टू 79, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एवं 1/4πε0 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ रखने पर यदि अल्फा कण का वेग 2.1 इंटू 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड हो तो k इक्वल टू हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1.48 इंटू 10⁻12 होगा। अतः r0 गणना करने पर 2.5 इंटू 10⁻14 मीटर प्राप्त होता है। अतः इस ऊर्जा वाले अल्फा कण नाभिक के निकटतम 2.5 इंटू 10⁻14 मीटर तक जा सकते हैं, अर्थात नाभिक की त्रिज्या इससे कम ही होगी। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान एवं संपूर्ण धन आवेश 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के केंद्रीय भाग में होता है तथा इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमते रहते हैं। वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के बीच आकर्षण बल से ही प्राप्त होता है। लेकिन इस मॉडल में निम्न दो कमियां थीं। परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में, चूंकि नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉनों की गति त्वरित होती है, अतः उनमें अभिकेंद्र त्वरण होता है जिससे सतत विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन होगा। फलस्वरूप ऊर्जा क्षय होने से इलेक्ट्रॉनों के पथ की त्रिज्या लगातार कम होती जाएगी एवं इलेक्ट्रॉन अंततः नाभिक में गिर जाएगा, अर्थात परमाणु अस्थायी नहीं रह पाएगा। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की पथ की त्रिज्या सतत बदलते रहने से उनकी कोणीय आवृत्ति भी लगातार बदलती रहेगी। अतः इलेक्ट्रॉनों से सभी संभव आवृत्तियों के विकिरण उत्सर्जित होने चाहिए, अर्थात परमाणुवीय स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। जबकि प्रयोगों से प्राप्त होता है कि परमाणुवीय स्पेक्ट्रम रेखीय है एवं उत्सर्जन में कुछ निश्चित आवृत्तियों के विकिरण ही होते हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाता है। बोर का परमाणु मॉडल। प्रोफेसर नील बोर ने क्वांटम सिद्धांत का उपयोग रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया। इसके लिए उन्होंने 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की।
नंबर 1, नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित त्रिज्या वाली उन्हीं अनुमत कक्षाओं में परिक्रमण कर सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। अतः कोणीय संवेग mvr = nh/2π, जहाँ h प्लैंक का नियतांक है तथा n एक पूर्ण संख्या है जिसे कक्षा की मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इस समीकरण को बोर का क्वांटीकरण प्रतिबंध कहते हैं। दूसरी परिकल्पना है, अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, यद्यपि उनमें अभिकेंद्र त्वरण होता है। इस प्रकार परमाणु का अस्थायित्व बना रहता है। नंबर 3, जब परमाणु को कहीं से ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन 10⁻8 सेकेंड के भीतर ही वापस नीचे की अवस्था में लौटता है तथा लौटते समय विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यदि ऊंची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 एवं निचली कक्षा में E1 हो तो उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा hν = E2 - E1 होगी। अतः उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति ν = E2 - E1/h होगी। इस समीकरण को बोर का आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं। स्पष्ट है कि परमाणु से केवल कुछ निश्चित आवृत्तियों की तरंगें ही उत्सर्जित होते हैं, जिससे परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस प्रकार बोर मॉडल में परमाणु के अस्थायित्व संबंधी एवं उसके रेखीय स्पेक्ट्रम संबंधी रदरफोर्ड मॉडल की कमियां दूर हो गईं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।